इस सेशन में आप सभी लोग को स्वागत है। आज जो है पुनः हम लोग सीटेट का मैथ का जो एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसका हम लोग कुछ मुख्य टॉपिक जो है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज जो है इस पर हम लोग सी- संख्या पद्धति के कुछ मुख्य टॉपिक जो है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और पुनः इसका दूसरा जो हम लोग वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम लोग जो विगत वर्षों में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं इसी के आधार पर जो प्रश्न है उस सारे प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे की व्याख्या करेंगे और उसका जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसको। पहला जो चैप्टर है संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति यानी कहने का मतलब है इसको हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। ध्यान रखिएगा, संख्या पद्धति को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। तो इसको हम लोग को क्या काम करना है, इसके बारे में ध्यान से हम लोग को देखना है और इसमें जो भी है हम लोग एक बार देख लेंगे। ऐसे सब लोग पढ़ चुके हैं, जानते ही हैं, और उस चीज को हम लोग थोड़ा सा बढ़ाने की प्रयास करेंगे। इसमें क्या क्या चीज है ये देख लीजिए थोड़ा सा। इसमें जो हम लोग को पढ़नी है, इसके अंतर्गत जो हम लोग को पढ़ना है, जैसे अंक और संख्याएं क्या होगी, संख्याओं का प्रकार क्या होगा, राष्ट्रीय संख्या के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संख्या के बारे में, आरोही अवरोही के बारे में, सन्निकट का मान, रोमन संख्या, जातीय और स्थानीय संख्या, विभाज्यता का नियम यानी संख्या किस प्रकार से विभाजित होते हैं, 7 से 9 से, उसके बाद 5 से, ऐसे करके हम लोग उसका नियम जो होगा। अभाज्य संख्या की जांच करना है कि ये संख्या अभाज्य है कि नहीं है। इकाई अंक ज्ञात करना है, किसी संख्या का इकाई अंक हमको ज्ञात करनी है तो उसके लिए है। और विभिन्न अंकों की कुल संख्या इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि विभिन्न अंकों की कुल संख्या कितने होंगे उसको। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो अलजेब्रा के होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कहने का मतलब श्रेणियों का योग पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, गुणोत्तर श्रेणी का कुछ बात पढ़ेंगे और उसका उदाहरण जो है ये हम लोग दूसरा है ना, अगला जो लाएंगे तो उस टॉपिक में। अभी तक तो इतने सारे जितने भी इसमें टॉपिक है वह सारे टॉपिक का हम लोग क्या काम करेंगे, बारी बारी से इसका हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे, है ना। और आप लोग को उम्मीद है कि अच्छा ही लगेगा और अच्छे से देख लीजिएगा तो यहाँ से आप लोग को गणित में कुछ फायदा हो जाएंगे, है ना। और भी हम लोग इसमें सुधार करेंगे, डिजिटल बोर्ड ये सब के माध्यम से हम लोग आगे कोशिश करेंगे तो और होगा। इसमें थोड़ा सा समस्या आती है। चलिए तो हम लोग इसमें और अगर हम लोग देखें, ध्यान दीजिएगा, तो संख्याएं, अंक एवं संख्याएं के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है कि अंक या संख्या तो शून्य से लेकर जो है यानी 0 1 2 ऐसे करके अगर देखा जाए तो कहने का मतलब 9 तक जो है ये आपको क्या है कि अंक है। और कहने का मतलब है इन अंकों से संख्या बनते हैं और अनंत तक जो है वह सारे के सारे क्या है, संख्या है। अब क्या है कि संख्या का प्रकार हम लोग देखेंगे, यानी नंबर की प्रकार क्या होता है। ऐसे अगर मूल रूप से देखिएगा तो ये संख्या जो होता है वह दो प्रकार की संख्या होते हैं। एक को कहते हैं रियल नंबर, याद रखिएगा रियल, एक को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। यानी ये संख्या जो होते हैं वह ध्यान दीजिएगा दो, एक को कहते हैं वास्तविक संख्या और दूसरे को कहते हैं काल्पनिक संख्या कहते हैं, है ना। तो हम लोग को यहाँ पर जो जितने भी संख्या पढ़ना है वह वास्तविक संख्या के अंतर्गत आने वाले वह सारे संख्या के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं प्राकृत संख्या की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, प्राकृत संख्या की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि प्राकृत संख्या होता क्या है, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गिनती की जो संख्या है, गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा प्राकृत संख्या, और वह शुरू जो होता है एक से शुरू होते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या, किसको कहते हैं, तो कहने का मतलब है जब प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो ऐसे जो संख्याएं बनेंगे, यानी संख्याओं का जो समुच्चय बनेंगे, तो ऐसे संख्या के समुच्चय को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक किसको कहते हैं, तो अपने आप में परिपूर्ण हो। वैसे सभी जो संख्या होंगे सब पूर्णांक कहलाएंगे। और पूर्णांक जो होते हैं वह दो प्रकार के, याद रखिएगा। पूर्णांक कितने प्रकार के होंगे, तो याद रखिएगा पूर्णांक जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पूर्णांक होंगे, आपको बता दें कि दो प्रकार के, एक को कहते हैं धनात्मक हो जाएंगे, एक ऋणात्मक, एक पॉजिटिव वाला होगा और दूसरा क्या है, निगेटिव वाला होगा, यानी पॉजिटिव। इसी में देखिए जीरो से इधर अगर हम लोग देखें सारे के सारे पॉजिटिव है और इधर सब देखें हम लोग क्या देखते हैं कि निगेटिव है ना। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, यानी पूर्णांक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखेंगे दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होगा और दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं ऋणात्मक, यानी शून्य से इधर सारे के सारे धनात्मक और शून्य से उधर अगर हम लोग देख ले छोड़कर तो सबके सब क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएगा। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, यानी जिस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, है ना, यानी पी बटा क्यू के रूप में, और उसमें क्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए,
जीरो होना चाहिए, यानी क्यू जीरो, जैसे 3/5 हम लोग लिखे है ना, 5 जो है कभी जीरो के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यानी 5 के जगह पर जीरो नहीं आना चाहिए, है ना। अगर इस रूप में है तो इसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, यानी कहने का मतलब है परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो लगभग परिमेय संख्या तक देखें। अब दूसरे अगर हम लोग पेज की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा देखिए, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, है ना। याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या यानी वैसी संख्या जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सके, है ना, और q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। यानी कहने का मतलब, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो √2 हो जाएगा, √3 हो गए, √5 हो गया, है ना। और ये सब का एक्सपेंशन फॉर्म जो होगा वह सब आपको क्या है कि ध्यान रखना है, सब अपरिमेय संख्या होगा। कैसा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, यानी √2 हो गया, √3, √5, √7, ये सारे के सारे जो हो गए वह सब आपको क्या होगा? अपरिमेय संख्या होंगे। तो चलिए हम लोग और आगे चर्चा थोड़ा सा करें। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं, देखिए दूसरा है सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल जो होता है, सॉरी, सभी भाज्य संख्या का वर्गमूल जो होता है वह ध्यान रखेंगे, जितने भी भाज्य संख्या है वह सभी का वर्गमूल जो होता है एक अपरिमेय संख्या होते हैं। जितने भी भाज्य संख्या है, जितने सभी अभाज्य संख्या जो है, सभी अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल होता है, याद रखिएगा, वह क्या है कि अपरिमेय संख्याएं होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, टू, टू क्या है? अभाज्य संख्या है, इसका रूट कर दीजिए तो अपरिमेय संख्या हुआ, है ना। अगर हम लोग देखें 5, तो इसका भी अपरिमेय संख्या हुआ। देखो, मोटा मोटी आपको कहा गया है। अगर हम लोग 7 की बात करते हैं तो ये भी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या ऐसे सबका ये होगा। इसमें अगर हम लोग देखें, कोई कोई का वर्गमूल भी होगा भाज्य में। जैसे 9 की चर्चा करते हैं तो 9 का तो 3 हो गया, और ये रेशनल नंबर हो जाएंगे, है ना। सबका नहीं होगा, भाज्य वाला में सबका नहीं होगा, कुछ कुछ का होगा, कुछ कुछ का नहीं भी होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग और थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ जाए। अगर हम लोग देखते हैं आगे, आपको कहता है सम संख्या। तो हम लोग सब आदमी जानते हैं कि सम संख्या किसको कहते हैं, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होगी, वह सब के सब संख्या जो हो जाएंगे वह सब आपको क्या है? सम संख्या। तो उसको सिंपल तरीका है, जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, यानी वह सब के सब आपको सम संख्या कहलाएंगे। जैसे देखिए 5638 है, 8 है, 2 है ना, 6 है, 550 हो गया। तो ऐसे सबके सब संख्या जो हो जाएंगे वह सब आपको सम संख्या होंगे। यानी ऐसे सिंपल भी हम लोग कह सकते हैं, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा वह सब संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, सम संख्या कहते हैं। अब थोड़ा हम लोग देखें विषम संख्या किसको कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है ना, जिसके इकाई के स्थान पर क्या हो सकता है? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होंगे और 9 हो जाएगा। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? जैसे 179 हो गया, है ना, तो इसके इकाई स्थान पर 9 हो गया, इसका मतलब है विषम संख्या, है ना। सम संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आनी चाहिए, है ना। जिसके इकाई के स्थान पर संख्या के अगर आ जाता है आपको 1, 3, 5, 7, है ना, 9, ऐसी अगर संख्या आ जाते हैं तो वह सारे के सारे जो होंगे, याद रखिएगा, वह सब विषम संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, विषम संख्या कहलाते हैं। भाज्य की हम लोग बात करेंगे तो अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी प्राकृत संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे, जो केवल एक और स्वयं से, जैसे अगर 3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 किससे भाग खाएगा? 1 से, है ना, और 3 से खाएगा। 2 किससे भाग खाएगा? तो 1 और 2 से भाग खाएगा। 5 किससे भाग खाएगा? तो 1 और 5 से। यानी वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से भाग खाता है, वह सब के सब संख्या जो है वह क्या है कि आपको बता दे कि सारे के सारे जो संख्या है वह सब के सब आपको क्या है कि भाज्य संख्या है। इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या की चर्चा करेगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो याद रखिएगा, यानी 2 है। 2 है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसे सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, सॉरी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेगा तो 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन होगा? 2। ये सम भी है, सम संख्या भी है, और कैसा है? अभाज्य संख्या भी है। तो ये बात ध्यान में रखिए। सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? यानी दो संख्याओं का एचसीएफ जो है, याद रखिएगा, दो संख्याओं का एचसीएफ अगर हम लोग बात करते हैं, अगर 1 आ जाए तो ऐसे में सभी संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 2, 5 हो गया, 9, 11 हो गया, 15, 19 हो गया, है ना, उसके बाद 31, 41 हो गए, ये सब के सब जो है वह सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। चलिए, तो हम लोग थोड़ा और इसमें आगे बढ़े। तो अगर हम लोग देखते हैं
पूर्ववर्ती संख्या किसको कहते हैं? ये देखिए, पूर्ववर्ती संख्या किसको कहते हैं? यानी जब संख्या के पूर्व आने वाली जो संख्या होती है, मूल संख्या, उसको हम लोग पूर्ववर्ती कहते हैं। अर्थात उस संख्या में से हम लोग 1 घटा देंगे। कितने घटा देंगे? 1। जैसे एग्जांपल में इसमें दिया है 1015 है ना? और 1015 की पूर्ववर्ती अगर पूछ दिया जाए तो 1015 में से 1 घटाएंगे तो 1014 जो हो जाएगी, यानी कहने का मतलब है पूर्ववर्ती संख्या होगी। यानी इस संख्या का पहले वाला संख्या होगा, ऐसे में इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए, पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। परवर्ती संख्या किसको कहते हैं? पूर्व, पहले, पर बाद में, याद रखिएगा। पर मतलब बाद में, यानी इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है। परवर्ती संख्या कहेगा तो जब भी इसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे, याद रखिएगा। कितने जोड़ना है? 1 जोड़ना है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? परवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम लोग 4019 है ना? और 4019 का परवर्ती संख्या पूछेगा तो हम लोग को करना क्या है कि इसमें 1 जोड़ देना है। तो 4019 में 1 जोड़ेंगे तो 4020, यानी बाद में आने वाली संख्या होगा। अब देखिए, ऋणात्मक संख्या जो है इसको हम लोग या संख्या रेखा पर हम लोग कैसे दर्शाएंगे? यहाँ संख्या रेखा, यानी संख्या रेखा पर हम लोग कैसे दर्शाते हैं इसको देखिए। तो कहने का मतलब है, एक खींच देंगे, लाइन हो गया। इसमें हम लोग यहाँ से लिए 0, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना? इधर आएंगे तो -1, ऐसे इसको हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। इधर इन्फिनिटिव तक ला जाएंगे, इधर भी इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव, प्लस इन्फिनिटिव, यानी इस प्रकार से कहने का मतलब है इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। देखिए, और अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रीय संख्या की बात करता है यहाँ, है ना? राष्ट्रीय संख्या क्या होती है? भारतीय संख्या पद्धति जो होती है उसके अनुसार लिखने के लिए दाई से बाई ओर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना? 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे स्थानों का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा, राष्ट्रीय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ देखिए, इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 12 करोड़ 36 लाख 31,000, है ना? 921, है ना? इस प्रकार से हम लोग संख्या को पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग राष्ट्रीय संख्या कहते हैं। याद रखिए, क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संख्या कहते हैं। अब आइए अगर हम लोग आगे देखें, आगे इसमें अगर थोड़ा सा देखें, देखिए ध्यान से, तो अंतरराष्ट्रीय संख्या की थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय संख्या में क्या है कि अंतरराष्ट्रीय संख्या भी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ये भी सेम लिखी जाती है, परंतु इसका जो क्रमशः इकाई, दहाई और सैकड़ा, हजार, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, है ना, बिलियन इत्यादि से जाना जाता है। ठीक है, यानी मिलियन बिलियन में इसको हम लोग क्या करते हैं? लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति कहते हैं। चलिए, तो हम लोग और थोड़ा सा आगे देखें। ये सब तो छोटा मोटा चीज है, सब लोग जानते ही हैं। चलिए, तो हम लोग आरोही अवरोही क्रम को देख लेते हैं कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते देखने को। तो आरोही क्रम मतलब होता है आरोही अवरोही, है ना? यानी नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं तो कहने का मतलब, मान लेते हैं कि एक सीढ़ी है, हम लोग सीढ़ी बनाते हैं और सीढ़ी बनाकर ऊपर हम लोग चढ़ गए, और फिर हम लोग क्या है कि नीचे की तरफ आ गए। तो देखिए, जैसे ही हम लोग चढ़ेंगे, सबसे पहले तो छोटा सीढ़ी होगा, उसके बाद तो हमको धीरे धीरे हाइट बढ़ेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे आरोही। आ रहे हैं, आरोही, याद रखिएगा। इसमें क्या है कि छोटा, अवरोही में क्या है? उल्टा, ऊपर से हम लोग नीचे चले जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा? बड़ा अंक होगा, ऊपर है तो बड़ा अंक, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ऐसे जब आएगा तो इसको अवरोही कहेंगे। छोटा से बड़ा होते जाएगा तो उसको कहेंगे आरोही। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना? यानी ज्यादा से कम की तरफ जाएगा तो डिसेंडिंग हो जाएंगे, और कहने का मतलब है कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो आरोही क्रम, अवरोही क्रम। जैसे आरोही में देखिए, बढ़ते क्रम भी इसको हम लोग कहते हैं। 899, 900 हो गया, ऐसे करके कहने का मतलब है हम लोग को सजाना भी पूछ सकता है सीटेट में। हालांकि ये बहुत छोटी चीज है जो हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं, है ना? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग असेंडिंग भी देखे, यानी कहने का मतलब जैसे आपको 2, 4, 6, 8 अगर ऐसे लिख देते हैं, छोटका छोटका ऐसे, तो इसको हम लोग आरोही कहेंगे। क्या कहेंगे? याद रखिएगा, आरोही कहेंगे। ठीक है, और इसी चीज को अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इस चीज को अगर हम लोग देखते हैं कि जैसे 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, यानी बड़का से छोटका की तरफ लिखे तो इसको कहेंगे अवरोही। क्या कहेंगे? अवरोही, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर इसको हम लोग कहते हैं। तो इसको सजाने के लिए भी क्वेश्चन में आ जाएंगे, बहुत तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है एक आध गो इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं सीटेट में। सीटेट में इसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आप पूछे जाते हैं, तो ये बात ध्यान में रखेंगे सब लोग। चलिए, हम लोग और देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और चर्चा करते हैं आगे।
तो देखिए सन्निकट किसको कहते हैं, सन्निकट होता क्या है, यानी कहने का मतलब सन्निकट हम लोग 10 में भी देखते हैं सन्निकट। सन्निकट मतलब नजदीक आ जाना, ठीक है। यानी कहने का मतलब 10 की अगर हम लोग बात करते हैं, 10 में भी सन्निकट लिखते हैं, 100 में भी सन्निकट लिखते हैं, है ना, और 1000 में भी सन्निकट लिखते हैं। तो 3 प्रकार से संख्याओं का, या बहुत सारे होते हैं और आगे बढ़ते जाइए उसके सन्निकट। 10 में सन्निकट लिखने का मतलब क्या है कि 0 हो गया, ठीक है, ये 10 है, याद रखिएगा 0 और 10 के सन्निकट हम लोग को जाना है। 5 से लेकर इधर होगा तो उसको 10 मान लेंगे, जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, ये सब 10 में चल जाएंगे, है ना। और इधर 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 कहां चल जाएंगे, 0 जैसे। तो कहने का मतलब है यही सन्निकट हुआ, यानी 0 से 10 के बीच की संख्या के, तो बीच से 5 से इधर 10 में सम्मिलित हो जाएगा, और 5 से इधर जो हो जाएंगे वह 0 में सम्मिलित हो जाएंगे, वह सन्निकट वैल्यू कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी 6, 7, 8, 9, 10, है ना, ऐसे करके। यहाँ कहने का मतलब 5 को मिडिल में रखते थे, इधर वाले सब उधर चल जाएंगे, इधर वाले सब इधर चल जाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग सन्निकट 100 की अगर बात कीजिएगा, तो 50 के बाद जो है इधर वाले सब कहाँ चल जाएगा, तो 100 में चल जाएंगे, है ना। और 50 के पहले 49 ये सब कहाँ चल जाएंगे, 0 में चल जाएगा। इसको अगर देखिएगा तो जैसे कहने का मतलब 500 के बाद सारे संख्या 1000 में चल जाएंगे। अब 500 के 499 से इधर सारा संख्या कहाँ चल जाएगा, 0 में चल जाएंगे, अगर 1000 का लेगा तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें, इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ये सन्निकट मान होता है। यानी 10 में अगर सन्निकट लीजिएगा तो 5 से लेकर आगे जाएंगे, जैसे कहने का मतलब 6, 7, 8 ये सब कहाँ 10 में, 4, 3, 2 कहाँ चल जाएगा, 0। 100 में लेंगे तो कहने का मतलब 50 से ऊपर 51, 52, 53 ये सब 100 हो जाएगा, और उससे कम रहेगा तो 0 में चल जाएंगे। तो 1000 में वैसे 500 से ऊपर देखेंगे, तो यही वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सन्निकट कहते हैं, याद रखिएगा। तो सन्निकट कितने प्रकार से देख लिए हम लोग, 3 प्रकार से, इसमें आपको समझाया भी है, देख लीजिए। यानी कहने का मतलब 6 से लेकर 9 तक 10 के सन्निकट हो गए, और कहने का मतलब 4 से लेकर 1 ये किसके सन्निकट हो गए, 0 के सन्निकट। उसी प्रकार से अगर हम लोग 100 के बात करते हैं तो 51, 52, 53 ऐसे ये सब 100 के निकट हो गया, और 49 हो गया, 48 हो गए, 47 हो गया, ये सब 0 के निकट आ जाएंगे। तो ऐसे करके 1000 वाला भी होता है। तो ये सन्निकट मानों की हम लोग चर्चा किए। चलिए हम लोग और देखते हैं। और अगर हम लोग देखें तो ध्यान दीजिएगा, अब इसमें अगर हम लोग देखें तो सन्निकट हम लोग देख रहे थे, तो इसमें देखिए उसी प्रकार से देखिए, यानी कहने का मतलब 10 का सन्निकट हम लोग देख लिए। 10 का सन्निकट इसमें पूछ लेगा कि कितना हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, इसमें एग्जांपल दिया है, जैसे 34, 51, 72, 53 है ना। अभी 10 का सन्निकट इसमें कहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है 3 हम लोग देखेंगे, तो 3 किसके, 3 जो होगा आपको बताए थे कि 4, 3, 2, 1 ये सब कहाँ चल जाएगा, 0 में चल जाएगा। इसीलिए 5 के बाद देखिए यहाँ 0 हो गया, 3 के जगह पर क्या हो गया, 0 हो गया, ऐसे सबका होगा। अब चलिए हम लोग चर्चा करते हैं, रोमन संख्या की चर्चा कर लेते हैं। देखिए रोमन संख्या में क्या है, हम लोग बचपन में छठा क्लास में पढ़ते आए हैं। यानी ये 1 हुआ, रोमन संख्या 1 हुआ, ये 5 हुआ, है ना, ये 10 हो गए। उसके बाद अगर हम लोग देखें, ये 50 हुआ, ये 100 हुआ, ये आपको 500 हुआ, और ये 1000 हुआ। एम जो हुआ याद रखिए 1000, डी जो हुआ 500 हुआ, सी जो हुआ आपको 100 हो गया, एल 50 हो गए, एक्स का मतलब 10 हो गया, बी का मतलब 5 हो गया, और आई जैसा ऐसा लिखेगा तो उसको हम लोग 1 मानते हैं। 4 को लिखने के लिए देखिए 5 जैसे लिखा है ना 5, और एक अगर हम पीछे से लगा देते हैं तो इसका मतलब इसको हम लोग कहेंगे 4, याद रखिएगा। 10 है, 10 से पहले अगर हमको लिखना होगा 9, तो उससे पहले हम लोग 1 लगा देंगे, 1 पीछे आ जाएंगे, 10 से 1 पीछे आ गए आई, तो इसको हम लोग कहेंगे 9, ठीक है। अब देखिए 50 है, हमको 40 लिखना होगा, इसमें 10 में चलेंगे तो एल मतलब हो गया 50, और 10 पीछे से लगा दीजिए, एक्स का मतलब हो गया 10, 10 पीछे से लगा देंगे तो इसका मतलब हो गया 40, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो 5 से पहले आई लगा दीजिए तो 4, 10 से पहले आई लगा दीजिए, एक घट जाएगा, पीछे लगाए कि एक घट गया तो 9, अगर 50 है तो 50 में से 10 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, याद रखिएगा। इसमें से कितना घटा देंगे, ध्यान रखिएगा, इसमें से जो है, यानी कहने का मतलब है 10 घटा देंगे, यानी एल मतलब 50 और 10 घटा देंगे तो इसका मतलब हो गया 40, ठीक है। उसके बाद अगर 100 है, 100 का मतलब सी 100 हो गया, और 10 घटा दीजिए पीछे तो इसका मतलब कितना हो गया, 90 हो गया। तो ऐसे करके हम लोग घटाते चल जाएंगे, अगर पीछे एक्स सी लगा दीजिए तो 400, ऐसे करके हम लोग क्या काम करेंगे, इसको घटाते क्रम में लिख लेंगे। तो ये रोमन संख्या है जो हम लोग जानते हैं। एक को ऐसे लिखते हैं, दो हो गया, दो हो गया तो
हम लोग ऐसे करके लिखते चल जाते हैं। 3 हो गया तो ऐसे लिख देते हैं, 4 हो गया तो ऐसे लिख देते हैं, है ना? 5 का यहाँ दिया हुआ है, 6 है तो आगे से लगा दीजिए 6, 7 है तो फिर ऐसे लिख देंगे 7, 8 है तो 3 वो हो गया, 9 है तो वही बात, यानी 10 में से 1 पहले कर देंगे, 10 तो हो ही गया। तो ऐसे करके हम लोग क्या काम करते हैं, रोमन संख्या को लिखते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे। तो रोमन संख्या हम लोग देख लिए, कुछ इसका तथ्य है, नियम है ना? और उस नियम को भी थोड़ा सा हम लोग क्या करें कि समझ ले, है ना? उस नियम को भी समझने का हम लोग थोड़ा सा क्या करें, प्रयास करें। देखिए थोड़ा सा इस नियम को भी हम लोग क्या काम करते हैं, समझते हैं। तो नियम को समझेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से नियम रोमन संख्या में होंगे, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए पहला रोमन संख्या जो है उसका स्थानीय मान नहीं, रोमन संख्या में स्थानीय मान नहीं होता है। पहला बात निकल के आ गया कि रोमन संख्या में इसका स्थानीय मान नहीं होगा। दूसरा है किसी संख्याओं को बनाने के लिए रोमन संख्याओं की पुनरावृत्ति की जाती है। पुनरावृत्ति का अर्थ हुआ यानी जोड़ते हैं उसमें, यानी कहने का मतलब कोई भी अंक जो है अधिकतम 3 बार ही लिखा जाता है। याद रखिएगा, जैसे अगर हमको 5 लिखना है, 50 हो गया, 500 हो गया, इसकी पुनरावृत्ति इसका पुनरावृत्ति एक बार भी नहीं की जाती है। याद रखिए 5 की भी नहीं लिख सकते हैं। सी है ना, ऐसे करके जो है सॉरी एल जो है 2 बार नहीं, है ना? डी भी तो ऐसे करके ये जो संख्या है इसको हम लोग पुनरावृत्ति नहीं करते, ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी इन संख्याओं की पुनरावृत्ति हम लोग नहीं करते हैं। तो कौन कौन संख्या की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, तो याद रख लीजिएगा। यानी संख्या की पुनरावृत्ति अधिकतम 3 बार करते हैं, ठीक है? लेकिन कहने का मतलब है परंतु बी, एल और डी का पुनरावृत्ति नहीं होता है। जैसे 3 है तो 1 प्लस 1 3 हो गया, x 3 बार अगर लिखे तो 30 हो गया, सी 4 बार, ये वैध नहीं है, अवैध हो जाएगा। यानी 3 बार ही अधिकतम चलेगा। जब किसी संख्या की दाईं ओर छोटी रोमन संख्या है तो दोनों संख्याओं का जोड़ जो है वह छोटी रोमन संख्या के बाईं ओर वो तो घटाया जाता है, जैसे हम पहले ही बता दिए। 6 है तो आगे है तो प्लस होगा, आगे है तो प्लस होगा, पीछे आ गया आई तो माइनस हो गया, तो 4 हो गया, x तो ये 90, ये सब पहले हम बता चुके हैं। अब देखिए कहता है एक अंकों में से केवल एक अंक में से केवल एक ही अंक घटाया जा सकता है ना? ऐसा ना कि 2 बार घटाया जा सकता है, ऐसा नहीं, एक ही बार उसमें से क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा और देख ले, थोड़ा सा और देखिए इसको। अगर हम लोग देखें तो इसमें आपको क्या कहता है, जैसे 8 है, 8 को ऊपर से 3 बार लिखा गया, ठीक है? ना कि इसको ऐसे लिख दे, ये गलत हो जाएगा। 19 है तो इसको हम लोग ऐसे लिखे, ना कि अगर हम लोग देखें तो ऐसे लिख दे, ठीक है ना? तो यानी इसको अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार से 10 1 ऊपर से इसको काट देते, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब देखिए जोड़ भी यहाँ पर हम लोग को दिया है, यानी 1347 को अगर हम लोग को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1000 प्लस 340 और 7, इस फॉर्म में। तो 1000 का एम हो गया, 300 का सीसी मैक्सिमम 3 बार, 40 का एक्सएल हो गया और 7 का बी पर 27, यानी ये इसका जो हो गया कितना का हो गया, 1347 का। तो याद रखिएगा ऐसे करके हम लोग लिखेंगे, है ना? तो 1347 को लिख दिया, उसी प्रकार से हम लोग और भी लिख सकते हैं, 1247 भी लिखा जा सकता है ना? तो 1247 हम लोग कैसे लिख देंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे 1200 अगर 47 की हमको बात कहा तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले 1000 लिख लेंगे, ठीक है? प्लस कर देंगे, 200 लिख लेंगे, प्लस कर लेंगे, 40 लिख लेंगे, प्लस कर लेंगे, 7 लिख लेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी 100 की अगर हम लोग बात करेंगे, सॉरी 1000 का, तो 1000 का तो एम होता है। 200 का क्या लिखेंगे, 2 बार सीसी लिख देंगे, 200 हो गया। 40 का क्या काम करेंगे, यानी 50 में से 10 पीछे चलाएंगे, और 7 है तो बी के बाद 2 ऐसे लगा देंगे। ये आपको हो गया, यानी कहने का मतलब 1247 का रोमन संख्या हो गया, जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। अब क्या है कि इसमें कहता है जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है, इस पर थोड़ा सा हम लोग क्या काम करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं जातीय मान किसी संख्या का वह स्वयं, है ना, वह अंक जो है स्वयं होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। यानी जातीय मान किसी अंक का वह अंक स्वयं होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। ध्यान रखिएगा, अगर आपको दिया है 34, अगर हम लोग देखें तो 34 अगर हम लोग यहाँ देखें तो देखिए 34 25 76 में जो है
5 का आपको पूछता है कि जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। 4 का जातीय मान पूछेगा तो 4 ही होगा। यानी इसको हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू जो होता है वह सेम के सेम रहता है, वह चेंज नहीं होता है। जो चेहरा होगा 5 हुआ तो 5 का होगा, 4 कहा तो 4 होगा, में 7 कहता तो 7 हो जाता। स्थानीय मान अलग होता है, जातीय मान अलग। तो जातीय मान मतलब सेम के सेम फेस वैल्यू, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे अगर हम लोग देखें इसमें देखिए तो हम लोग देखेंगे स्थानीय मान के बारे में है थोड़ा सा। स्थानीय मान के बारे में अगर हम लोग देखें तो कहता है कि स्थानीय मान उस अंक को अगर हम लोग देखें तो अंक का स्थान का मान ज्ञात करना होता है ना। जैसे इसमें देखिए एक एग्जांपल है 34, 25, 76 में 5 का स्थानीय मान, इधर से गिन लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कहने का मतलब है 1 2, तो 5 को यहां से निकाल लेना है, आ जाएगा अंक इधर होगा तो इतना जीरो यहाँ बैठा दीजिएगा। जैसे अगर हम लोग देखें 3 4 6 8 है, इसमें 4 का स्थानीय 3 का स्थानीय मान कहेगा तो 3 को निकाल लीजिएगा, जो अंक होगा उतना क्या काम करेंगे, जीरो को डाल देंगे। यही इसका क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। जैसे 2 4 6 8 हो गया, अब इसमें आपको 6 का स्थानीय मान तो 6 हो जाएगा, एक अंक है तो जीरो बिठा देंगे। तो ऐसे करके ये स्थानीय मान इसका आपको दर्शा दिया गया। तो ये स्थानीय मान होता है, ये भी क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए तो हम लोग और देखें विभाज्यता की जांच के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। विभाज्यता का नियम क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखिए। कहता है कि बहुत बार इसमें क्वेश्चन कंपटीशन में भी और सारे एग्जाम के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा और देखिएगा भी, ठीक है। कहता है कोई भी संख्या जो है 2 से विभाज्य होगी यदि इकाई अंक जो है 0 2 4 6 और 8 हो, यानी 2 4 6 और 8 हो, तो कहने का मतलब है वह संख्या कितने से विभाज्य हो जाएंगे, 2 से। जैसे कहने का मतलब 32 है तो इकाई के स्थान पर 2 आ गया, इसका मतलब यह 2 से विभाज्य होगा। अगर मान लेते हैं कि ऐसी अगर हम लोग देखें तो और सारे देखिए, और सारे अगर हम लोग देखते हैं 360 हुआ तो इकाई के स्थान पर 0 आ गया, इसका मतलब 2 से विभाज्य होगा, है ना। 336 देखेंगे, इकाई के स्थान पर 6 है, 2 से विभाज्य होगा। 388 हुआ, इकाई के स्थान पर 8 है, 2 से विभाजित होगा। तो ऐसे करके अगर देखा जाए तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं, जिसके इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, याद रखिएगा, जिसके इकाई के स्थान पर जो है, इकाई के स्थान पर कितना रहेगा, ध्यान रखिएगा, इकाई के स्थान पर जो है 0 हो जाए, 0 2 4 6 8, ये सब के सब इकाई के स्थान पर रहने पर वह 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। आइए आगे देखते हैं। दूसरा कहता है आपको कि कोई भी संख्या 3 से विभाज्य होगी यदि अंकों का योग 3 से क्या होगा, डिविजुअल होगा, यानी पूरा पूरा वह भाग खा जाएगा, तो कहने का मतलब है वह 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। जैसे इसमें एक दिया है वह ध्यान रखिएगा। जैसे आपको इसमें एक दिया क्वेश्चन 49 23, कहता है क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य होने के लिए हमको क्या काम करना होगा, 4 प्लस 9 प्लस 2 प्लस और ये 3 सबको 3 से भाग कर देना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 9 4 13 2 15 3 कितने हो जाएंगे, 18, और 18 3 से भाग खाएगा, 6 3 18 कट गया। इसका मतलब है कि यह अंक जो होगा, ये अंक 3 से पूरा पूरा क्या होगा, विभाज्य होगा। तो ऐसे करके सभी अंकों का योग करके देखेंगे, अगर वह 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, इसका मतलब यह है कि यह जो है वह 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग और सारा देखते हैं। इसमें 3 से देख लिए। अब देखिए 4 की अगर हम लोग बात करते हैं, 4 की अगर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा देखिए 4 से कोई भी अंक जो है, 4 की विभाजिता की अगर हम लोग नियम देखें तो इसमें क्या कहता है, सो देखिए, कहता है कि कोई भी अंक 4 से विभाज्य होगा यदि इकाई और दहाई अंक बनी 4 से विभाज्य होगा। जैसे आपको एग्जाम्पल इसमें दिया है 728, है ना, कितना दिया है तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक एग्जाम्पल है 728, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 728 है, तो इकाई और दहाई दो अंक को हम लोग को देखना है, तो दूसरा दो अंक इसमें 28 आ गया। अगर 28 4 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब है कि पूरा अंक भी 4 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड। इकाई और दहाई तो 7 चौक 28, पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब 728 भी 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ऐसे करके हमको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जिस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो ये वाला हम लोग देख लिए इसमें। अब चलिए 5 से डिविजन को देखते हैं, तो बहुत आसान है 5 वाला। 5 वाला आपको कहता है कि कोई भी संख्या 5 से विभाजित होगा यदि उसके इकाई के स्थान पर 0 और 5 होगा। बहुत सिंपल है। इकाई के स्थान पर जो जैसे 200, जैसे अगर हम लोग देखें, अगर कहता है 225, तो इसके इकाई के स्थान पर 5 है, हो गया। 230 इकाई के स्थान पर 0, 5 से विभाजित होगा। 200 या 375 इतना अंक दे दिया, तो इसके इकाई के स्थान पर 5 है, तो पूरा पूरा 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो है ध्यान रखेंगे 5 से क्या होगा, विभाजित होने वाले अंक है या संख्या है। चलिए आगे हम लोग देखें। 5 के बाद अगर हम लोग देखते हैं इसमें, तो 6 से विभाजित। तो 6 से विभाजित होने के लिए कोई भी संख्या 8 से अगर विभाजित होगा, तो सॉरी 6 से विभाजित होने के लिए 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए। अगर दोनों से विभाजित हो जाता है तो इसका मतलब यह संख्या क्या है कि आपको 6 से विभाजित होगा। जैसे इसमें अगर हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा देखिए, इसमें अगर हम लोग देखें, एक आपको एग्जाम्पल में दिया है 5776, है ना। इसमें दिया है आपको 5776, 57 और 66, सॉरी। इसको अगर 6 आ गया तो इसका मतलब है कि 2 से तो भाग खाएगा, पहले हम लोग देख लिए। और दूसरी बात है कि 3 से डिविजन होने के लिए सबका जोड़ 3 से भाग खाना चाहिए। तो 7 और 5 12, 12 6 कितने हो जाएंगे, 18, 24 हो गया। और 24 जो है 3 से, यानी 2 से भी डिविजल होगा और 3 से भी डिविजल होगा। इसका मतलब है कि संख्या 6 से भी क्या होगा, डिविजल हो जाएगा, यानी पूरा पूरा भाग खा लेगा। चलिए तो हम लोग अब आगे देखते हैं। 6 के बाद जो है वह 7 से विभाजिता का नियम हम लोग थोड़ा सा देखें कि कौन कौन संख्या और कैसे जो है वह 7 से पूरा पूरा क्या होगा, विभाजित होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 7 की विभाजिता वाला। तो 7 की विभाजिता के लिए क्या कहता है, 7 के नहीं 8 का विभाजिता अगर हम लोग देखें, तो 8 की विभाजिता में क्या है कि कहने का मतलब है कि संख्याएं जो है, ठीक है, यानी 7 वाला में 7 से विभाजित होगा, डायरेक्ट उसमें देखना होगा। 8 वाला में विभाजित होने के लिए हम लोग को क्या करना है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, तीनों संख्या 8 से क्या होना चाहिए, डिविजुअल होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए, इसमें जितना दिया है उसमें 3, जैसे लास्ट में 72 होगा, इसमें कितना हो जाएगा लास्ट में देखिए, यानी कहने का मतलब 72 होगा, 72 9 72 खा जाएगा। इसमें 464 होगा और 464 8 से भाग खा जाएगा, तो भाग खा जाएगा, इसका मतलब है, तो याद रखिएगा लास्ट के 3 अक्षर, यानी अगर 3 4 6 8 अगर लिख देते हैं, एक बात कर रहे हैं, अगर ये तीनों के तीनों 8 से भाग खाता है तो 8 से डिविजुअल होगा, अगर 8 से भाग नहीं खाएगा तो 8 से डिविजुअल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग और देखते हैं इसमें 9 से डिविजुअल का क्या कहानी है। ठीक है, तो 9 से डिविजुअल की कहानी पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर ले। 9 में कहता है कोई भी, 9 वाला में वही होगा, यानी कहने का मतलब है कि वह 3 से, है ना। 9 वाला विभाज्य में देखिए, इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि 9 से कौन कौन संख्या जो हो जाएगा वह डिविजुअल होंगे, थोड़ा सा इसमें चर्चा हम लोग कर लेते हैं। और ऐसे तो सेम ही होगा उसका भी देखिए। तो 9 से अगर हम लोग देखें, तो 9 से कहता है कि 9 से विभाज्य होनी चाहिए, उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से जितना संख्या है ना, जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है 9 2 1 5 1, क्या ये 9 से विभाजित है, सबको जोड़ दीजिएगा, 9 2 1 5 और 1, ये सबका जोड़, तो सबको 9 2 11, 11 1 12 5 17, एक कितना हो जाएगा 18, 9 दूना 18, तो इसका मतलब पूरा अंक जो है 9 से क्या होगा, विभाजित, यानी अंकों का योग अगर देखा जाता है 9 से पूरा पूरा विभाजित है, तो वह अंक जो है वह 9 से, वो संख्या जो है वह 9 से पूरा पूरा क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। और 10 का नियम क्या कहता है, जिसके इकाई के स्थान पर 10 जीरो हो जाए, ठीक है, जैसे 990 2300 23 73,000, है ना, ये सब इकाई के स्थान पर जीरो आया, तो इसका मतलब समझ जाना है कि 10 से विभाजित होगा। ठीक है, 11 से क्या कहता है, थोड़ा देख लीजिएगा, 11 थोड़ा पूछता है, तो ये बात हम लोग को थोड़ा सा देखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे विभाजिता है, उसके बाद रिपीटेड होगा, हम लोग को 11 तक देखना है थोड़ा अच्छा से। तो 11 की विभाजिता में क्या आपको कहता है कि कोई भी अंक 11 से विभाज्य होगा, ध्यान रखिएगा 11 से विभाज्य होगा यदि सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, जोड़ का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो, तो उसको हम लोग कहते हैं 11 से विभाजित हो जाएगा। इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। जैसे 1749 आपको कह दिया, जैसे देखिए, जैसे आपको कह दिया 1749 कह दिया, ठीक है। अब कहता है कि इसका योग हम लोग को देखना है, क्या ये 11 से विभाजित, तो देखिए इसको, इसको, है ना,
इसको और इसको, ठीक है। तो 1 प्लस क्या होगा, यानी 4 माइनस, ठीक है, 7 प्लस हो जाएगा 9। दोनों 11 से भाग खाएगा कि नहीं ये देखना है। तो ये दोनों को अगर हम लोग देखें तो देखिए अगर हम लोग सम स्थान और विषम स्थान कहता है तो उल्टा लिख दिए ना। इसमें अगर हम लोग देखें थोड़ा सा बड़ा छोटा हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, उस हालांकि उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख लीजिए निगेटिव आ जाता है वैसे में। तो हम लोग थोड़ा सा देखें इसमें, तो देखिए 9 प्लस कितना हो जाएगा 7, इसको और इसको, ठीक है, इसको देखेंगे। अब माइनस इसको और 4 को देखें तो 1 प्लस 4, ठीक है, अल्टरनेटिव करके लिखना है। अब बटा 11, 11 से भाग खाना चाहिए। 9 और 7 की अगर बात करेंगे तो 16, माइनस 4 1 5 बटा 11, घटाएंगे 16 में से तो 11 बटा कितना हो जाएगा, 11 कट गया। इसका मतलब है 1749 जो है वह 11 से पूरा पूरा क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो आज आप लोग को यहाँ तक हम लोग थोड़ा सा कोशिश किए, और फिर जो है आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। और लगभग और सारे जो है उसी प्रकार से हम लोग को करते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे। तो एक पार्ट हुआ, इसका 2 पार्ट में हम लोग को डिस्कशन करना है। तो एक पार्ट हो गया, एक पार्ट और उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर होगा। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट का उन सभी लोगों तक भेजिए, ताकि और आप लोग के लिए हम मेहनत करें और थोड़ा अच्छे से मेहनत करें। बोर्ड पर भी हम आएंगे बहुत जल्द। चलिए, तो धन्यवाद आप लोग को क्लास करने के लिए।